Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here, and now we are going to get discuss about the electric cell and types of the cell. Okay, we will also discuss about the internal resistance, आंतरिक प्रतिरोध, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले से चीज की वैद्युत सेल क्या है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ओके, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है या निरंतर चक्रित कराए रहती है, वैद्युत सेल कहते हैं। तो वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार हैं, एक प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वे सेल होंगे जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं वैद्युत ऊर्जा में। ओके, वे सेल प्राथमिक सेल होते हैं और ये हैं डैनियल सेल, लैग्रांजी सेल। ये होते हैं। और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जो वैद्युत ऊर्जा को पहले तो रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह रासायनिक ऊर्जा को पुनः वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, बदलते हैं। ऐसे सेल द्वितीयक सेल होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सेल जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ये तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर चक्रित कराए रहती है या बनाए रखती है, वैद्युत सेल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जैसे लैग्रांजी सेल या डैनियल सेल। अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जो सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर वही रासायनिक ऊर्जा पुनः वैद्युत ऊर्जा में बदली जाती है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल। ओके, तो अब हम इनका उपयोग करते भी हैं, लैग्रांजी सेल, डैनियल सेल। तो लैग्रांजी सेल जैसे ये हमने कोई फ्लास्क और इसमें हमने डिस्टिल वाटर लेते हैं तथा ये वाटर है और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की कुछ मात्रा इसमें डाल देते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एक कार्बन छड़ लगाते हैं। ये कार्बन छड़ होती है जो पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड का काम करती है और ये इसमें ऐसे डाल देते हैं। और एक जिंक छड़ होती है, जिंक रॉड, जो निगेटिव टर्मिनल का काम करती है। ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ठीक है ना। इस तरीके से ये लैग्रांजी सेल तैयार होती है और इससे 1.50 वोल्ट का अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है लैग्रांजी सेल के द्वारा। ध्यान रखना, पानी के साथ अमोनियम क्लोराइड के कुछ मात्रा लेकर के इसमें घोल तैयार किया जाता है तथा ये है कार्बन छड़ और ये है जिंक छड़।
कार्बन छड़ और जिंक छड़ दोनों ही इसमें डुबो देते हैं। ये धनात्मक इलेक्ट्रोड का काम करती है और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का काम करती है। इस प्रकार से इसमें अधिकतम 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दूसरी चीज जो डैनियल सेल है, ये तांबे के पात्र में होता है। डैनियल सेल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये तांबे का पात्र है और इसके एक सिरे पर इस तरीके से ये टर्मिनल होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि पानी की मात्रा लेते हैं H2 और CuSO4 × 5H2O कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े लेकर के इसमें डाल दिया जाता है। ये जैसे CuSO4 के टुकड़े और ये है पानी, ओके, इस तरीके से। और एक इसमें सेल ब्रिज होता है, सेल सेतु, इस तरीके से इसमें डुबो दिया जाता है, इसको बोलते हैं सेल सेतु, ओके। और इस सेल सेतु में जो ये इस तरीके से होगा, यहाँ पर डूबा हुआ पोर्शन इस तरीके से, और इसमें हमने कुछ मात्रा डाल देते हैं ऊपर से डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ मात्रा डाल देते हैं और इसी में जिंक छड़ डुबो दी जाती है इस तरीके से। तो ये जिंक छड़ इस तरीके से इसमें नीचे तक डूब जाती है। ये है जिंक छड़। तो ये जिंक छड़ जो है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है और ये पॉजिटिव का। ध्यान रखिएगा, ये तांबे का पात्र होता है। इसमें हमने पानी की मात्रा और कॉपर सल्फेट ब्लू विड्रॉल होता है CuSO4 × 5H2O की मात्रा लेकर के इसमें मिला दिया, ठीक है। और इसमें एक सेल सेत डुबो देते हैं, जिस सेल सेत में डाइल्यूट H2SO4 की कुछ मात्रा डाल देते हैं, H2SO4 की कुछ मात्रा, और उसमें जिंक छड़ डुबो देते हैं। ये जिंक छड़ नेगेटिव का काम करती है, नेगेटिव टर्मिनल का, और इसमें एक इस तरीके से पेंच लगा होता है कॉपर के पात्र में ही, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। और इससे E = 1.08 वोल्ट का अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये है डैनियल सेल। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये विद्युत वाहक बल होता क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल तो ये होता है एकांक आवेश को चक्रित कराने में जितना कार्य होता है, एकांक आवेश को विद्युत अपघट्यों के बीच में, किसी विद्युत अपघट्य में चक्रित कराने में जो कार्य प्राप्त होता है, वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। और ये एक नियत मान होता है, ठीक है ना। जब इसको कनेक्ट करेंगे किसी में, तो अलग अलग चीज़ों में वहाँ विभव पतन अलग अलग हो सकता है, जिसका मान इस विद्युत वाहक बल से कम ही होगा, लेकिन ये मान स्थिर होता है E = W/Q। मात्रक वही होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और विमा भी विभव के ही इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये है सेल का विद्युत वाहक बल। अब जब कोई सेल होगी तो उसके बीच में आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। जैसे ये कोई हमने इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने ये दो इलेक्ट्रोड P और N मान लेते हैं कि इनके दो बिंदु हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड इस विलयन में डूबे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इन इलेक्ट्रोडों की बात अगर करें तो इनमें जो है इस प्रकार से हम इसमें कोई लोड भी लगा सकते हैं। एक P है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इस तरीके से इसमें लोड है। इस तरीके से
ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इनको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध जिस प्रकार से बाह्य परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के इनके बीच में इस विद्युत अपघट्य में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। अर्थात किसी सेल में विद्युत अपघट्य में, किसी सेल के इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वही आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध ये होता है स्मॉल r। ठीक है, मात्रक वही ओम है। ठीक है, और ये आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये घोल की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये जो विलयन है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। ये जो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो ये घोल की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है उस पर, और जो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ के, मतलब किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में धारा के प्रवाह में उत्पन्न हुआ अवरोध आंतरिक प्रतिरोध होता है। जैसे सेल के बाहर लोड परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, वो R होता है। इसी प्रकार सेल के अंदर धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक ओम या वोल्ट प्रति मीटर ही, वोल्ट प्रति एम्पियर ही होता है। और इसकी निर्भरता आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो घोल की प्रकृति पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और ये जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं उनके डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ये है आंतरिक प्रतिरोध। ओके, अब इसके लिए सूत्र भी निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, I = E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये सेल से हो जाएगा, सेल द्वारा, क्योंकि सेल में नेट विद्युत वाहक बल E है और टोटल प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध इतना है। जबकि ओम के नियम से I = V अपॉन R होता है, ओम के नियम से। तो ये हो जाएगा, दोनों को हल कर दें, समीकरण 1 व 2 से। तो V अपॉन R, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो V R प्लस स्मॉल r कैपिटल R E, V R प्लस V स्मॉल r R E। तो V स्मॉल r R E माइनस V R, R कॉमन ले सकते हैं, E माइनस V अपॉन V = स्मॉल r। ये आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं E अपॉन V माइनस 1। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है। ओके।